सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। आलमी रेटिंग एजेंसीज मूडीज ने अगस्त 2024 में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर करते हुए CAA3 से अपग्रेड करते हुए CAA2 कर दी थी, लेकिन इस रेटिंग की मजीद बेहतरी की जरूरत थी क्योंकि CAA2 की रेटिंग के बावजूद भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में हमें बहुत कम दिखाई दे रही थी। गुज़िश्ता रोज वजीर खजाना और उनकी टीम से रेटिंग एजेंसीज मूडीज के हुक्काम ने बाकी रह जाने वाले टैक्स आदाफ के साथ साथ अमरीकी तजारती ताल्लुकात पर भी बातचीत की है। मूडीज हुक्काम ने सवाल किया है कि क्या अब भी स्टेट बैंक ही इंपोर्ट्स और एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर रहा है। मूडीज ने टैक्स टू GDP के रेशो को 10.6% तक पहुंचाने में नाकामी पर इजहार तशवीश भी किया, जब हुक्काम ने बताया कि माली साल 2025 में FBR ने 13 ट्रिलियन रुपए हदफ के मुकाबले में 11.75 ट्रिलियन रुपए टैक्स की मद में हासिल कर लिए, लेकिन टैक्स टू GDP रेशो 10.2% ही हासिल कर सका है। पाकिस्तानी हुक्काम ने मूडीज को रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन से टैक्स कलेक्शन की बेहतरी का जायजा पेश किया। मूडीज की जानिब से अमेरिका से तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त की अपडेट्स के साथ कर्ज की अदायगियों का भी सवाल किया गया। वजारत खजाना के मुताबिक माली साल में कर्ज की अदायगी के लिए 8.3 ट्रिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसके लिए 12% एवरेज शरह सूद आयद की जाएगी। मूडीज हुक्काम ने एक्सचेंज रेट और इम्पोर्ट्स पर पाबंदियों का भी सवाल किया, जिस पर स्टेट बैंक हुक्काम ने इस बात की तस्दीक की है कि एक्सचेंज रेट मार्केट से तयशुदा है और पाकिस्तानी करेंसी पर दबाव होने के बावजूद इंपोर्ट्स पर कोई पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। लेकिन अगर अगले 3 साल में अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और उनका जो दारोमदार इंपोर्ट्स पर है वो कम करना है, तो फिर ज़ाहिर है इंपोर्ट्स को किस तरह से कर्टेल किया जाएगा और ये जो रेटिंग्स को अपग्रेड करवाना है, ये किस तरह से पाकिस्तान ये टारगेट हासिल कर सकेगा और इसका इम्पैक्ट फिर पाकिस्तान का दीगर ममालिक के ताल्लुकात पर क्या पड़ेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर इन्वेस्टमेंट के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये मूडीज़ की रेटिंग्स हों या किसी और आलमी इदारे की रेटिंग्स हों, ये किसी भी मुल्क की मईशत में कितना इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं? जी, ये जो क्रेडिट रेटिंग जैसे कि नाम से जाहिर है, ये रेटिंग कर्ज लेने के लिए इस्तेमाल होती है कमर्शियल बैंकों से। ये रेटिंग इस्तेमाल होती है जब आप कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में कोई बॉन्ड फ्लोट करते हैं, वो भी कर्ज होता है लेकिन डिफरेंट तरह का होता है। तो क्रेडिट की रेटिंग है कि एक मुल्क के पास आपका क्रेडिट को टाइमली रीपेमेंट की सलाहियत कहाँ पे है। तो ये जो रेटिंग है, इसके अंदर इम्प्रूवमेंट का 2 फायदे होते हैं। एक तो ये है कि आप नए कमर्शियल सोर्सेज से पैसा ले सकते हैं बजाय इसके कि ट्रेडिशनल मल्टीलैटरल्स के पास जाएं और कंडीशंस लगवाएं। दूसरा ये है कि अच्छी रेटिंग से आपका शरह सूद गिर जाता है, जो प्रीमियम होता है आपका रिस्क का, वो कम होना शुरू हो जाता है और एक इंडिकेशन जाती है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो पाकिस्तान के लिए अगर रेटिंग बेहतर करते हैं बड़े इदारे, मूडीज़ है, फिच है, उसका इनको ये फ़ायदा है कि आप मज़ीद कर्ज ले सकते हैं, जिस पे मेरे जैसे लोगों को वरी है कि अगर आप कमर्शियल डेट को रिप्लेस करते हैं मल्टीलैटरल डेट से जो सस्ता है, तो फिर हमारे ऊपर प्रेशर्स रहेंगे। असल में इन रेटिंग्स का इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक कॉजल लिंक रिलेटिवली कम होता है। अच्छा सर, हम जो मुख्तलिफ ममालिक से भी जो हमने पिछले कुछ सालों में कर्जे लिए हुए हैं, अभी हम देख रहे हैं कि अब हमें रोल ओवर्स की दरख्वास्तें करनी पड़ती हैं। रिसेंटली हमने 1-2 रोल ओवर्स देखे, वो चाइना हो, सऊदी अरब हो या UAE हो। हम अगले 2 साल में भी हमें बहुत बड़ी पेमेंट्स करनी है, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कैसे बरकरार रह सकता है? ये क्रेडिट रेटिंग्स जब हमारी हाई हो जाती हैं तो फिर हम दीगर जो कमर्शियल इदारे हैं, जो आलमी इदारे हैं, उनसे कर्ज़ लेने को फिर तरजीह देते हैं। तो ये जो हमारे मुख्तलिफ ममालिक के कर्जे हैं, इसका बोझ इससे कम हो सकता है? जी, जो बायलैटरल कर्ज हैं वो ज़्यादातर आपके डिप्लोमेटिक टाइज पे डिपेंड करते हैं रादर दैन के एक कोई कमर्शियल उसका एंगल होता है। जैसे चीन देता है, सऊदी अरब देता है, उनके साथ हम कहते हैं कि हमें बेल आउट चाहिए, वो हमें हेल्प कर देते हैं। हम फिर उसका रोल ओवर मांगते हैं कि जी अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम पे ऑफ कर सकें, उसके ऊपर हम सूद देते हैं। वो इस तरह चलता है। ये जो क्रेडिट रेटिंग का लिंक है वो उनको एक जनरल कंफर्ट दे सकता है कि भाई ये मुल्क पे कर देगा, डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन उसका मज़ीद बायलैटरल कर्ज से या रोल ओवर से डायरेक्ट लिंक मुझे नहीं दिखता।
जो डायरेक्ट लिंक्ड अगेन दिखता है, ये तो कमर्शियल क्रेडिटर्स का है कि वो देखते हैं कि हम इस मुल्क को कर्ज दे पाएंगे और इसकी क्या शरह सूद रखनी है। मैं सिर्फ आपको जो पॉइंट हाईलाइट ये करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका ज्यादातर इन्हिसार ऐसे इंस्ट्रूमेंट पे है कि हम मजीद कर्ज ले सके। मैं ये चाहूंगा कि जहां आप कर्ज लेना चाहते हैं और बाकी बास्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट के ऊपर तवज्जो मजीद देने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो, उसके अंदर कोई पॉजिटिव अभी तक मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही। तो हारून साहब, पिछले 1-1.5 साल में तो खासा फोकस भी रहा है इस इन्वेस्टमेंट को लेकर आने पर। जब SIFC बनी, उन्होंने अपने टारगेट सेट किए, वो अभी तक ज़ाहिर मीट नहीं हो सके, लेकिन वो बड़े एम्बिशियस टारगेट भी थे, बड़े वो पुरुमीद टारगेट भी थे। तो ये वहाँ तक हम पहुँच क्यों नहीं सके हैं? और अब आगे तो एक बेहतर समत नज़र आ रही है, वो माइंस एंड मिनरल्स की सूरत में हो या IT सेक्टर की सूरत में हो, कम से कम इन सेक्टर्स में तो हम थोड़ी बहुत जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ड्रीम से या विश लिस्ट से नहीं आती है। इन्वेस्टर बड़ा स्मार्ट होता है, उसको दुनिया जहान की मार्केट्स का पता होता है। इस वक्त जो 3 फंडामेंटल चीज़ें पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को हिट कर रही हैं, नंबर 1 ये है कि आपका लोकल इन्वेस्टर को इंसेंटिव नहीं है कि वो एक्सपेंशन करे। देखिए, अगर बड़ा इन्वेस्टर लोकल एक्सपेंशन करेगा तो बाहर वाला उसके अंदर हिस्सादार बनना चाहेगा, उसका रिस्क कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स देखती है। सो पाकिस्तान के पास अभी ये जो SIFC वगैरह, वो तो फैसिलिटेशन के इदारे हैं। माइनिंग और ये जो आप एग्रीकल्चर लैंड को आबाद करना है, ये 30-40 बरस का काम है। नई चीज़ें बनेंगी, इंशाल्लाह उनके रिजल्ट्स आएंगे। अभी तो इन्वेस्टमेंट अगर लानी है तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को खुश रखें, वो एक्सपेंशन करे और वो एक्सपेंशन के अंदर बाहर वाला हिस्सेदार बने। इसके अलावा मुझे पाकिस्तान के रिस्क में कोई और मॉडल दिख नहीं रहा, और वहाँ मेरी वरी है कि लोकल इन्वेस्टर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को और IT सर्विसेज को एक्सपेंशन की तरफ अपना पैसा अभी नहीं लगा। तो हाँ साहब, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, इसको खुश करने से आपकी क्या मुराद है? अभी हमने देखा रिसेंटली जब प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हुआ PIA का, तो वहाँ 5 बिडर्स में से 4-5 बिडर बैक ऑफ हो गए, 1 बिड हुई। फिर उस पूरे अमल को हुकूमत ने नए सिरे से तरतीब दिया और जितने भी बिडर्स थे उन पर से थोड़ा बोझ, उनकी डिमांड्स को किसी हद तक पूरा किया। वो ज़ाहिर है वो तमाम ऑलमोस्ट लोकल इन्वेस्टर ही हैं, तो अपने तौर पर तो हुकूमत कोशिश कर रही है। मज़ीद क्या इक़दाम उनको उठाने चाहिए? जी, मैं इसमें बड़ा क्लियर हूं। देखिए, पहली चीज तो क्लियर कर लें कि एक चीज को बेचना इन्वेस्टमेंट लाना नहीं है, क्योंकि वो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट की ओनरशिप बदली जा रही है। जरूरत इस वक्त है कि जो करंट इंडस्ट्रियल बेस है उसको एक्सपैंड कैसे करना है। उसके लिए हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है कि हमारे तरजीही सेक्टर्स क्या हैं और उसके लिए फाइनेंसिंग कहां से आएगी और उसके लिए ज़मीन कहाँ से आएगी, किस इकोनॉमिक जोन में आपको क्या फैसिलिटी दी जाएगी। दैट इज़ हाउ, जब आप विनर्स पिक करते हैं कि ये 4 सेक्टर्स हैं, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, स्मॉल इंजीनियरिंग है, वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर है, उसके लिए हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक डिसफंक्शनल है। हमारे पास कमर्शियल बैंक्स जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग अच्छे रेट पे नहीं कर पा रहे हैं। सो वी नीड टू फिक्स दीज इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कंस्ट्रेंट्स रादर देन, ये मैं बड़ा अहम नुक्ता कह रहा हूं, हुकूमत का काम प्रोजेक्ट बना के बेचना नहीं है। हुकूमत का काम इंसेंटिव्स क्रिएट करना है और उन पे स्टिक करना है। अगर ये SIFC और हुकूमत इस तरफ चल पड़ती है तो दुनिया के अंदर जो हमारे इन्वेस्टर ढूंढते फिर रहे हैं वो यहां पर एक्सपेंशन करेंगे। तीसरा चीज ये है कि हमारी पॉलिसी हर फाइनेंस बिल में बदल जाती है। सो जब तक हम एक ग्रोथ की पॉलिसी के ऊपर और इंसेंटिव्स नहीं देंगे, तो कंबोडिया अगर अच्छे इंसेंटिव देगा तो मैं वहां जाऊंगा, वियतनाम अच्छे देगा वहां जाऊंगा। इस वक्त एक चैंपियन की जरूरत है। जो वजीर आजम खुद ये काम सारा नहीं कर सकते, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम नहीं है। हमें एक इंडस्ट्रियल रिवाइवल और एक्सपेंशन के लिए एक इदारे को एम्पावर करने की जरूरत है विद स्ट्रांग पीपल जिनका मार्केट से नेक्सस हो। ये हुकूमत जो प्रोजेक्ट बना के बेच रही है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती है।
सही, लेकिन हारून साहब ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जो असल इशू है पाकिस्तान में, उसको इस वक्त हुकूमत इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करे? ज़रा सा रूम हुकूमत को मिलना शुरू होता है तो इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, पूरी दुनिया में एक जंग की फ़िज़ा पैदा हो जाती है, तो वो रूम भी फिर उनसे छिन जाता है। तो ये 3-4 मिनिस्ट्रीज़ को साथ बैठना पड़ेगा, कोई एक ऐसी यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी, चूँकि हर इंडस्ट्रियलिस्ट का इशू इस वक्त ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उसके एंड से उसके वो अफोर्डेबल नहीं है उसके लिए इस वक्त सूरत हाल। जी देखिए बाब साहब, लेबर अभी भी हमारा एडवांटेज है, और अब जो मुल्क है वियतनाम टाइप, वो इंडस्ट्री को रिलोकेट करना चाहते हैं, उनकी लेबर महंगी हो गई। बिजली हमारा डिसएडवांटेज है। हमें ये जो मैं बार बार कह रहा हूं, पिक विनर्स, ऐसी सनतों को पिक करें जो बिजली पे कम डिपेंडेंट हो, जो लेबर पे डिपेंडेंट हो, जो आईटी पे डिपेंडेंट हो। आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं। इसके अगेंस्ट अगर आप स्टील बनाते हैं या टेक्सटाइल बनाते हैं तो वो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करता है। असेंबली प्लांट्स कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। सो वी नीड टू, यही तो मैं कह रहा हूँ, वी नीड एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारा ग्राउंड रियलिटी देख के ऐसे चैंपियन सेक्टर्स पिक करे 3-4 जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज बनता है। अगर आप वही ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो सारा वक्त सब्सिडी लेती है बिजली के ऊपर, फिर एक्सपोर्ट करने के ऊपर रिबेट मांगती है, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे टैक्स की छूट मांगती है, वो तो अब सरकार कब तक ये छूट देगा? हमें एक जो जिनको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं सालों से, उनसे निकल के वो रिसोर्सेज ऐसी जगह लगाएं जो पाकिस्तान को अल्लाह ने कंपैरेटिव एडवांटेज जहां दिया है उस तरफ आप चलें। जमीन की कीमत कम करें, उसकी लीजिंग शुरू करें, क्योंकि लैंड प्राइस जो है वो प्रोजेक्ट की एक्सपेंशन को इस वक्त रोक रही है। तो हम सब एक आखिरी सवाल, अगर ये नए सेक्टर्स पर इस तरह फोकस रखेंगे तो जो एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हमारे, जो हमारी एक्सपोर्ट्स में सबसे ज़्यादा हिस्सेदार हैं, वो चाहे टेक्सटाइल हो या एग्रीकल्चर हो, फिर इन सेक्टर्स का क्या होगा? इनकी कॉस्ट अगर बढ़ती रहेगी तो ये तो श्रिंक करते रहेंगे। जो डिक्लाइन हमें पिछले 2-3-4 साल में नज़र आ रहा है, ये डिक्लाइनिंग सिचुएशन बढ़ती रहेगी फिर इन सेक्टर्स के लिए। इनकी अगर तो ये कंपेटिटिवनेस शो करते हैं सब्सिडी के बगैर, इनको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ सेक्टर कंपेटिटिव ही नहीं है, जैसे जब हम शुगर की एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमसे सब्सिडी मांगते हैं, तो उन सेक्टर को सपोर्ट करने की कोई तुक नहीं बनती, और इवेंचुअली वो लोग कोई और कारोबार करेंगे। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। अभी हमारी वैल्यू एडेड जो टेक्सटाइल है वो हमारा प्लस सेक्टर है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जहां हमारी बिल्कुल रॉ कॉटन है और बाकी चीज़ें हैं, आई थिंक वहाँ हुकूमत की कब तक आप हैंड होल्डिंग करेंगे? आपको ये बड़ी तेज़ी से नए सेक्टर बढ़ेंगे। देखिए सिंगापुर ने 1978 में ये फैसला किया था कि हम नॉलेज बेस इंडस्ट्री में जाएंगे, स्किल बेस में नहीं जाएंगे। उनके पास कम लोग थे, उनका कंपैरेटिव एडवांटेज था। वो $300 अरब की एक्सपोर्ट कर रहे हैं नॉलेज की। सो वी नीड टू शेक अप द सिस्टम। उसके अलावा चारा नहीं है, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं वो तो अभी तक $30 अरब के ऊपर फंस के रह गए हैं। कोई ऐसी एक्सपोर्ट तो मुझे बढ़ती नहीं दिख रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वजीर बराए, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। नए बजट में इन एलिजिबल अफराद के लिए किसी भी गाड़ी की खरीदारी या बुकिंग पर पाबंदी लगा दी गई है, और वाज़े तौर पर यह बता दिया गया है कि इन एलिजिबल अफराद की तरफ से गाड़ियों की खरीदारी या बुकिंग को हुकूमत की जानिब से रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने FBR को लिखे गए खत में गाड़ियों की खरीदारी और बुकिंग पर लगाई जाने वाली पाबंदियों की तफसीलात जानने की कोशिश की है। एसोसिएशन के मुताबिक नई पाबंदियों का इतलाक बुकिंग से ही किया जा रहा है, तो हर खरीदार के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसका सर्टिफिकेट या फिर इजाज़तनामा ज़रूरी होगा, जो फौरी तौर पर जारी करने की ज़रूरत है। एसोसिएशन की तजवीज़ है कि FBR फाइलर्स पोर्टल्स की तर्ज पर ऐसा ही पोर्टल बनाए ताकि गाड़ियों की बुकिंग में मुमकिना ताख़ीर से बचा जा सके। एसोसिएशन ने यह भी तजवीज़ पेश की है कि एलिजिबिलिटी के मयार में वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों के साथ साथ मुसल्लह अफवाज और उनके महकमों समेत सरकारी इदारों को खारिज कर देना चाहिए। PAMA के मुताबिक जब तक FBR एहलियत के बारे में मुकम्मल वजाहत नहीं देता, उस वक्त तक गाड़ियों के खरीदारों
को आर्जी तौर पर बुकिंग करने की इजाज़त दी जाए। अब एक तरफ मोटर व्हीकल्स इंडस्ट्री को गाड़ियों की खरीदारी और बुकिंग पर नई पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मुतारिफ करवाई जा रही हैं, उसकी पॉलिसी भी आ चुकी है। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बड़े टारगेट सेट किए गए और उनमें से 2030 तक 30% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक करना भी मुकर्रर है। माली साल 2025 में ईवी पॉलिसी के लिए सब्सिडी की मद में 9 अरब रुपए रखे गए हैं, जिसके तहत 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 3,000 से जायद इलेक्ट्रिक रिक्शों की फराहमी की जाएगी, जिसमें से 25% सब्सिडी खवातीन के लिए मखसूस होगी। मोटरवेज पर 40 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। बैटरी स्विपिंग सिस्टम्स और नए बिल्डिंग कोड्स में ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की शमूलियत लाजमी करार दी जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट्स इंपोर्ट करके यहां पर जोड़ा जाएगा तो मुल्क को न सिर्फ टेक्नोलॉजी मुंतकिल होगी बल्कि साथ साथ रोजगार के मौके भी मैसर आएंगे। तो ईवी की सनत मुल्क में उस वक्त ही कामयाब हो सकती है जब बैटरी चार्जिंग की सहूलियात भी मौजूद हों, आसान और सस्ती हों और हर जगह दस्तियाब हों, और ईवी कंपनीज छोटी और कम कीमत और आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक गाड़ियां बनाएं ताकि आम लोग भी इसको ले सकें। तो ये इमर्जिंग मार्केट इमर्ज होने में मजीद लगेगा और कब हमें सड़कों पर आम गाड़ियों की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नजर आएंगी, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सालिह हसन साहबा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सालिह साहबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो अब एक तरफ हमारी एग्जिस्टिंग इस वक्त मार्केट है जो कि मुश्किलात का शिकार है, जिसमें एक एलिजिबिलिटी या इन एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है। तो अब ये जो इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमारी कितनी मदद मिल सकेगी, ये मार्केट कितना तेजी के साथ इमर्ज हो सकेगी? I'm sorry, लास्ट पार्ट आपकी आवाज कट गई थी, कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट? जी, मैं कह रहा हूं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट है इसको इमर्ज होने में कितनी मदद मिल सकेगी, जो हमारी एग्जिस्टिंग मार्केट्स के लिए इस वक्त चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त बड़ी मुश्किलात का शिकार है पिछले 2-3 सालों में, तो इसका फायदा ईवीज को हो सकता है? सर देखिए, बिल्कुल हो सकता है। पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो पर। मैं आपको थोड़ी सी एक बैकग्राउंड इस चीज का दे दूं कि पहले भी काफी सारी पॉलिसीज हम सुन रहे थे, बजट में भी हमने काफी चीजें देखी, लेकिन जो इस बार हमारी न्यू ई व्हीकल पॉलिसी आई है वो बहुत ही अमेजिंग आई है। जो लेवीज इन्होंने लगाई हैं वो आइस इंजन यानी कि पेट्रोल वालों के ऊपर लगाई हैं कि 1300 सीसी तक की गाड़ी पर 1% है, 1300 से 1800 सीसी की गाड़ी पर 2% की टैक्स लेवी है और उसके आगे जो है वो 3% लग जाती है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक रेला है वो आएगा। इस वक्त बहुत सारी गवर्नमेंट्स इंडिविजुअल लेवल पर भी इलेक्ट्रिक के ऊपर स्कीम्स निकाल रही हैं। ई टैक्सी स्कीम्स आप सुन रहे होंगे। ये स्कीम्स होती ही इसलिए कि आम आदमी तक ये गाड़ियां जाएं, वो अगर इसको अपने कमाने का जरिया बनाना चाहते हैं वो भी बनाएं। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रही है। बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री माई सेल्फ, मुझे ये पता है, हमें नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि हम लोग अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचते हैं तो इतनी गाड़ियों, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ गाड़ियों के अगेंस्ट हमने चार्जिंग स्टेशन भी लगाने, और गवर्नमेंट्स इतनी ज्यादा प्रोएक्टिव होकर सामने आ रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, कि वो हमें स्पेसेस भी दे रही हैं लगाने के लिए। इंशाल्लाह वेरी सून, आप बहुत जल्दी, आज भी ट्रिब्यून में एक खबर आई है जिसके ऊपर ई टैक्सी की के बारे में एक लॉन्चिंग के बारे में उन्होंने टेंटेटिव आइडिया दे दिया। तो ऑल द ओईएम्स ऑफ द कंट्री दे आर वर्किंग ऑन इट। और जो गाड़ी, अगर मैं फॉर एग्जांपल टेंटेटिवली आपको बता रही हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताऊंगी, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू गिव दैट नंबर। तो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कार्स के ऊपर जो ओईएम गाड़ी बेचेगा उसको चार्जिंग स्टेशन भी लगाना है। अच्छा। So, बड़ी है अच्छे तरीके से गवर्नमेंट सामने आ रही है, एंड आई मस्ट अपलॉड ऑल द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बड़ी तेजी से इसके ऊपर काम कर रहे हैं वो लोग जी। ठीक है, तो आम बंदे की रसाई हो जाएगी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब आहिस्ता आहिस्ता फोकस शुरू हो गया है। और ये भी खबर कुछ दिन पहले आई थी कि मोटरवेज पर भी थोड़े थोड़े फासले से ये चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे। तो जो 9 अरब रुपए की ये सब्सिडी सिर्फ इस साल के लिए अनाउंस हुई है 2025 के लिए, और उसमें भी 25% फॉर फीमेल्स है, स्पेसिफिक ओनली। तो ये इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसका कैसे फ़ायदा होगा, ख़वातीन इससे कैसे फ़ायदा उठा सकती हैं, चूँकि इस पॉलिसी को आपने भी बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा होगा? जी अच्छा, खवातीन के लिए अब आप देख रहे होंगे कि खवातीन आपको काफी अपने इर्द गिर्द भी इलेक्ट्रिक स्कूटीज पर भी नजर आ रही होंगी। तो देयर इज अ ट्रेंड बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक, और एक पूरा जो एक ओवरऑल चेंज है, पॉलिसी भी जिसको सपोर्ट कर रही है उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट इतनी आउटराइटली है कि आप ये देखेंगे कि खाली ये 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स पर सब्सिडी नहीं आ रही, चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर भी आ रही है। और जो इनको औरतों को कोटा दिया, अभी आपको पता है कि ज्यादातर फीमेल्स जो हैं दे हैव स्टार्टेड अर्निंग। आप छोटी छोटी कंपनीज में जहां पर डिलीवरीज के काम होते हैं वहां पर भी खवातीन आर टेकिंग पार्ट इन इट। तो डेफिनेटली जहां खवातीन एक रेस में
सेरेब्रल तो हम मुकाबला कर सकते हैं मर्द हजरात के साथ, फिजिकल नहीं कर सकते, तो उसमें वी नीड असिस्टेंस। सो गवर्नमेंट इज रियलाइजिंग इट वेरी राइटली कि वो एक कोटा खवातीन को दे रही है कि जो इसको इस्तेमाल करें एंड हु कैन अर्न आउट ऑफ इट एंड यूज इट, और सेविंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। सही। अच्छा, लोग इसको ज़ाहिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट के ही तौर पर लेते हैं कि एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद आपकी मेंटेनेंस का कोई ऐसा खास खर्चा नहीं है, लेकिन जो वन टाइम कॉस्ट है, एक परसेप्शन है लोगों के जहनों में कि एग्जिस्टिंग कार्स के मुकाबले में वो खासी ज़्यादा है। लेट्स सपोज 1000 सीसी की जो गाड़ी की इस वक्त जो कीमत है, जो 4 से 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ के अराउंड है, अगर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अगर आप सबसे लोएस्ट कैटेगरी में भी सीसी वाइज हैं तो वो यही कीमतें हैं, या फिर वाकई कीमतें इस वक्त बहुत हाई हैं कि एक आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हैं? देखिए, ये मैं आपको यही बता रही हूँ कि बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे कर दिए हैं, कार्बोन नीचे आ गया, लोगों के लिए खरीदना आसान हो गया है। कोटा रखने का मकसद ये है गवर्नमेंट का कि जब औरतें बैंक्स में जाएंगी डिफरेंट अपनी फाइनेंसेस के लिए उन गाड़ियों की, तो वो इजीली ले सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने ये बात की है कि जितनी भी गाड़ियां वो एक्सपेंसिव है, ये परसेप्शन गलत है। आप ये देखें कि आप एक 10 रुपए की चीज लेते हैं और उसके ऊपर 2 रुपए आप हर दफा लगा रहे हैं, हर दफा। जब तक वो प्रोडक्ट आपके पास है, 2 साल लगाएंगे तो और पैसे होंगे, और लगाएंगे तो और पैसे आते जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आप जब एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो उसकी मेंटेनेंस पर जो रोज आपने 2 रुपए लगाने, अगर वो 15 रुपए की भी आप लेते हैं तो 2 रुपए जो मेंटेनेंस पर आपने हर महीने हर दिन लगाने हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वो सेम हो जाती है उसकी प्राइस। आप 3 साल के अंदर आपकी आइस और आपकी जो दूसरी व्हीकल है उसकी प्राइस सेम हो जाती है। और उसके बाद डेफिनेटली जब सामने गाड़ियां आएंगी मार्केट के अंदर तो उसकी रीसेल भी बढ़ जाएगी। तो इट्स डिमांड और सप्लाई की बात है। द मोमेंट थोड़ा सा नंबर ये बढ़ेगा और जब लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज करते हैं तो दे विल गेट अ हैंग ऑफ इट कि ये कितनी ही अच्छी चीज है, कितनी बचत है। तो लाइफस्टाइल की कॉस्ट बहुत हाई हो गई है, तो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ही है जो उसको सस्टेन कर सकती है सिर्फ। सही। अच्छा, अब ज़ाहिर है एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए पॉजिटिव ये होता है एग्जिस्टिंग कार्स में कि वो उसकी रेंज के मुताबिक, चूँकि पुरानी कार्स भी होती हैं, यूज़ होती हैं, तो वो हर रेंज में दस्तयाब होती हैं। कोई 8, 10, 15 लाख वाला भी शख्स एक गाड़ी ले सकता है पुरानी। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चूँकि नई नई मार्केट में आई हैं तो अभी ये यूज़ में तो नहीं अवेलेबल, तो इसके लिए फिर बहुत कम लोग शायद ये इसको इस सेंस में अफोर्ड कर सकें, चूँकि यूज़ का ऑप्शन नहीं है। आप लेंगे तो ज़ाहिर है वो ब्रांड न्यू ही कार लेंगे और उसकी कॉस्ट बहरहाल एक आम आदमी की जो एक क़ुव्वत ख़रीद होती है उससे बाहर भी हो सकती है। तो ये कंपनीज इस वाले इशू को भी देख रही हैं? बिल्कुल इस चीज को देख रही हैं। आप ये देखें कि विदहोल्डिंग टैक्स 0 है इसके ऊपर। अगर एक गाड़ी जो है 200 या 300 किलोमीटर की रेंज में 10 से 15 हजार में रजिस्टर हो जाती है, तो जो बाकी सब वो खर्चा करता है ना, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ सबसे छोटी गाड़ी ऑल्टो है, अगर वो बाकी उस पर एक खर्चा करता है, फिर उसके ऊपर 1% लेवी भी लग गया है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी है, उसके ऊपर उसने विदहोल्डिंग टैक्स भी देना है, फिर उसने रोज पेट्रोल भी डालना है, फिर यानी कि उसकी पॉकेट बहुत जगह से सुराख हो रहे हैं उसकी पॉकेट में। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेता है ना तो वो समझे कि उसकी ऑल्टो की प्राइस में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आ जाती है। जितने 6 महीने में आप उसके ऊपर पैसे लगाते हैं उतने ही इलेक्ट्रिक गाड़ी 6 महीने में आपको पूरा कर देती है। तो दिस इज जस्ट अ परसेप्शन, इट्स अ साइकोलॉजिकल ब्लॉकेट और कोई चीज नहीं है। और जो आम बंदा एक दफा इलेक्ट्रिक यूज करेगा ना, उसके बाद वो किसी दूसरी गाड़ी पर नहीं जाएगा। अच्छा, अब मैं ज़ाहिर ये सवाल इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ ताकि जो लोगों के जहनों में इस वक्त मुख्तलिफ कन्फ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं। अब ये जो इसका चार्जिंग टाइम और चार्जिंग कॉस्ट, अगर कोई जाकर चार्जिंग स्टेशन पर ही इसको चार्ज करवाता है तो ये भी एक परसेप्शन है कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। पेट्रोल तो आप विदिन 2 और 3 मिनट्स में अपना टैंक फुल करवा लेते हैं, इसकी चार्जिंग में कोई घंटा या सवा घंटा लगता है, फिर उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है जब तक आपके घर पर वो सिस्टम अवेलेबल नहीं है चार्जिंग का। तो ये भी अभी प्रॉब्लम्स फ़िलहाल फेस करनी पड़ेंगी आने वाले कुछ अरसे में लोगों को। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी। जैसे एक पेट्रोल और डीजल गाड़ी होती है ना, जब हम फ्यूल वाली गाड़ियां करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिक में एक स्लो चार्जिंग और एक फास्ट चार्जिंग की गाड़ी होती है। स्लो चार्जिंग की गाड़ी को आप घर में चार्ज कर सकते हैं 3 पिन प्लग में, 16 एम्पियर का आपको उसमें करंट चाहिए होता है, ठीक है। हार्डली वो 1500-1000 रुपए में फुल गाड़ी फुल हो जाती है। वो आप घर में करें, नहीं आप बाहर जाने कहीं भी आप उसको प्लग इन कर सकते हैं। जहां तक आप फास्ट चार्जिंग की बात करें, इट्स जस्ट अ लैक ऑफ नॉलेज। अभी तक जो बाहर चार्जर्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक, वो ज्यादा पावरफुल चार्जर्स नहीं लगे हुए। जो असली पावरफुल चार्जर होता है वो एक गाड़ी को 15 से 20 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। तो जहां आप 70% तक बचत कर रहे हैं अपने पैसे की, तो 15 से 20 मिनट आप लगा सकते हैं एक जगह पर। सही। और फिर जो इनकी बैटरीज होती हैं वो भी ज़ाहिर है एक मखसूस वक्त तक ही वो काम करेंगी, उनकी भी वो बड़ी कॉस्टली हैं। ये भी इस वक्त एक लोगों के जहनों में सवाल है कि ये इन्वेस्टमेंट तो 1 टाइम है, लेकिन हर साल 2 साल पे आपको बैटरी चेंज करनी है और उससे फिर ये इसकी कीमतें भी ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये भी ज़रा एक परसेप्शन क्लियर कर दीजिएगा लोगों का।
अच्छा, हाँ जी, ये मैं बात बता दूं, बैटरीज जो हैं वो साल 2 साल के लिए नहीं होती। ये आपके फोन की तरह की बैटरी होती है। आप जितना ज्यादा इसको यूज करते जाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स जाती है ये, 10 साल, 11 साल, 12। इन बैटरीज की ज्यादातर, अगर आप जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां देखेंगे तो उनकी जो वो है वारंटी है, वो 8 से 10 साल की है। 6 साल से 10 साल के बीच में वारंटीज है। तो 6 साल तो आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं। और अगर आपकी वारंटी में गाड़ी है 8 साल और वो 25% से नीचे जाती है चार्जिंग में, तब कोई बैटरी में इशू है। और पूरी बैटरी कभी भी चेंज नहीं होती, बैटरी का एक एक सेल चेंज होता है। तो इट इज जस्ट अ मिसकंसेप्शन, बिकॉज हमें एजुकेशन नहीं है इस बात की। अच्छा, ये ज़ाहिर है इसकी मिसालें चूँकि पाकिस्तान में तो मिलना मुश्किल है, अभी बहुत अर्ली स्टेज पर ये इंडस्ट्री है, तो इसकी अगर कुछ एग्जांपल्स हमें देखनी है तो हमें चाइना देखना पड़ेगा, या फिर हमें अमेरिका में जो इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ हो रही हैं, या फिर कुछ और भी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इस वक्त इस फील्ड में काफ़ी आगे जा चुकी हैं और कई साल गुजार चुकी हैं? देखिए, हम किसी और कंट्री को इसलिए नहीं देख सकते बिकॉज हम अभी नेसेंट स्टेज पर हैं। चाइना ने तो, आप ये देखें कि पूरे दुनिया का नक्शा बदल दिया है इलेक्ट्रिक गाड़ियों से। चाइना का मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता, तो उनको भी नहीं हम देख सकते। हम अपनी तरह की किसी कंट्री को देख सकते हैं, जैसे कि श्रीलंका में स्टार्ट हुई हुई है, इंडिया में स्टार्ट हुई हुई है। हम फिर भी उससे छोटे हैं, बट स्टिल वी आर देयर। इंडिया भी हमसे आगे निकल गया है यूजेज में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। हम अपने आप को ही देखें, इधर 2-3 कंपनीज हैं जिन्होंने इधर गाड़ियां बनाई हैं और इंपोर्ट भी की हैं। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां छोड़ी सड़कों पर चल रही हैं, और वो भी जिस तरह ड्राइव हो गया, यांगो हो गया, टैक्सी की तरह वो यूज हो रही है। तो जितनी रोबस्ट गाड़ी होगी तभी वो टैक्सी की तरह यूज हो सकती है। तो आप इन्हीं को देखें, आप यूट्यूब पर जाएं, एजुकेशन लें कि इसको यूज कैसे करते हैं, इसकी चार्जिंग का क्या मैकेनिज्म होता है, इसकी बैटरी का क्या मैकेनिज्म होता है। आप ये सोचें, लोग कहते हैं जी बैटरी बड़ी महंगी है इसकी, तो बैटरी ठीक है, गाड़ी में सबसे महंगी बैटरी है, उसकी वारंटी तो देखें 8 साल की है। आपने चले एक गाड़ी 6 साल यूज की, 4 साल यूज की, चलो 8 साल भी यूज करी, इसका मतलब है वो वारंटी में है। उसकी इतनी जो बैटरी होती है वो कंप्लीटली कभी भी चेंज नहीं होती। इसके छोटे छोटे सेल्स होते हैं, दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव। ठीक है, आधे घंटे 45 मिनट में चेंज हो जाते हैं। ये नहीं होता पूरी बैटरी चेंज होगी। जो इलेक्ट्रिक गाड़ी का फ्लोर होता है वो उसकी बैटरी ही होती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सालिया हसन साहिबा इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपर्ट मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गुज़िश्ता साल बजट में उन बैंक्स पर 15% इजाफी टैक्स आयद किया गया था जो कम से कम 50% एडवांस टू टैक्स रेशो लेने में नाकाम रहेंगे। इस टैक्स से बचने के लिए फिर बैंक्स ने अपने बड़े डिपॉजिटर्स को रकम निकालने या इजाफी चार्जेस का सामना करने का मशवरा दिया ताकि मुकर्ररा हद पूरी की जा सके। और बैंक्स ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कर्ज देना भी शुरू किए, जिनकी मालियत दिसंबर 2024 तक 1 खरब रुपए तक पहुंची। ये इजाफा बैंक्स की जानिब से इजाफी लिक्विडिटी को इस्तेमाल में लाते हुए साल के आखिर तक लाजमी एडीआर को पूरा करने की एक स्ट्रेटेजिक कोशिश थी। विफाकी बजट में एडीआर की शर्त खत्म होते ही बैंक्स ने निजी शोबे को कर्ज देने में दिलचस्पी कम कर दी है, जिसके नतीजे में जून 2025 के जो फिगर सामने आए हैं उसमें एडीआर कम होकर 38% पर आ गया, जो दिसंबर 2024 में इन्हीं बैंक्स की कोशिशों के बाद 50% तक पहुंच चुका था। मई के महीने में एडीआर 39.8% रहा था, जबकि पिछले साल मई में यह 40% था। यह रुझान बैंकिंग सेक्टर की रिवायती पॉलिसी की तरफ वापसी को जाहिर करता है। एडीआर में 172 बेसिस पॉइंट्स की मंथली और 186 बेसिस की सालाना कमी प्राइवेट सेक्टर को कर्ज देने में बैंकिंग सेक्टर की एहतियात को जाहिर करती है, जबकि मई में 105% से जायद रहने वाला इन्वेस्टमेंट टू डिपॉजिट रेशो भी जून में 103% तक हो गया। मंथली कमी के बावजूद सालाना में 608 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जो पिछले साल जून में 96% से कुछ ऊपर था। बैंकिंग सेक्टर ने छोटे प्राइवेट कर्ज देने के बजाय हुकूमती सिक्योरिटीज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की। पिछले 2 सालों में प्राइवेट सेक्टर को कर्ज ना मिलने की वजह से बैंक से कर्ज लेने वाले छोटे सरमायाकार भी परेशान हैं। बैंकिंग सेक्टर के डिपॉजिट्स में ईयरली 14% से जायद और मंथली 8.5% से जायद इजाफा हुआ, जो जून 2025 तक 35.5 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गए। बैंक्स के दिए जाने वाले कर्ज पर एडवांस की शरह ईयरली 8.7% और मंथली 3.8% बढ़ी, और जून 2025 में एडवांसेस की रकम 13.5 ट्रिलियन रुपए तक जा पहुंची। बैंकिंग सेक्टर के इन्वेस्टमेंट में ईयरली 21% से जायद ग्रोथ हुई, और जून 2025 तक बैंकिंग सेक्टर में 36.6 ट्रिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई। अब अगर प्राइवेट सेक्टर ये कर्ज रवानी के साथ नहीं मिलेगा तो जो हमारा रेवेन्यू है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो कितनी डिस्टर्ब हो सकती है, और बैंक को अपनी स्ट्रेटजीज दुरुस्त करने की ज़रूरत है या नहीं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये
कितना ज़रूरी होता है बैंक्स के लिए प्राइवेट शोबे को कर्ज की फरहमी को रवानी के साथ जारी रखना, चूँकि ज़ाहिर प्राइवेट सेक्टर के पास तो और कोई ऐसी जगह नहीं है कर्ज लेने की। अब तो हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट भी कम है, इसके बावजूद ये शरह ADR की नीचे आती जा रही है। जी, जाहिर है कि जो भी बैंक किसी को कर्जा देता है तो उसका मेन मकसद ये होता है कि वो कर्जे से जो भी कारोबार हो या जो काम किया जाए वो इतना मुनाफा बख्श होना चाहिए कि वो कर्जा वापस आ जाए। और वैसे भी बैंक जो हैं वो शॉर्ट टर्म कर्जे देने के लिए ज़्यादा आमादा होते हैं रादर देन लॉन्ग टर्म। अब इसमें अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि एक फोकस है हुकूमत को फाइनेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा टैक्सेस की ज़रूरत है, और प्राइवेट सेक्टर जो टैक्स देते हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ बनता जा रहा है, और फॉर्मल सेक्टर जो है उसमें इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है कि वो इस वक्त एक्सपेंशन का सोच सके। और जो हालात हैं उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो जो है वो तकरीबन 10 से 11% पे आ चुकी है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे लो लेवल पे है। और जैसे आप बता रहे थे क्रेडिट जो है प्राइवेट सेक्टर को वो भी बतदरीज कम होता चला जा रहा है। सो आई थिंक ये ओवरऑल चेंज इन डायरेक्शन करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इंजन ऑफ ग्रोथ बने और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे तो 2-3 काम करने पड़ेंगे। एक ये है कि आपको टैक्स का फोकस हटा के इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे और जो मुश्किलात इन्वेस्टमेंट में टैक्स के अलावा भी आती हैं उनको भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो वो अमल जो है वो एक डीप सीटेड रिफॉर्म प्रोग्राम के नतीजे में आ सकता है, जिसमें आप हुकूमत का साइज कम करें, हुकूमत के जो फैलते हुए एक किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं उनको मर्ज करें, बंद करें, हुकूमत की डाउनसाइजिंग करें, और सबसे बड़ी बात है डीरेगुलेशन करें ताकि जो इन्वेस्टर है उसको उसका रेगुलेटरी बर्डन एक होता है उसको कम किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत नहीं कर रही। हुकूमत का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वो है कि IMF प्रोग्राम के तहत उन्होंने टैक्स कलेक्ट करना है अपने अखराजात के मुताबिक, और जितने ज़्यादा अखराजात होंगे उतना ज़्यादा वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। सही। तो ये मॉडल अब मेरा ख्याल है कि चलेगा। अच्छा, तो सलमान साहब ये प्राइवेट सेक्टर की एपेटाइट ही कम हो चुकी है, उनकी डिमांड ही कम है, वो रिक्वायरमेंट ही उनकी नहीं है कि वो बैंक से कर्ज लें, फिर बैंक ही अपने तौर पर एहतियात से काम ले रहे हैं और ज़रा थोड़ा सा एक सेफ जोन में वो उस जगह इस वक्त कर्जे दे रहे हैं जहाँ से उन्हें रिटर्न ज़्यादा आ सकता है। चूँकि इंटरेस्ट रेट जब ग्रेजुअली कम हुआ तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये ADR तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दीगर ममालिक में हम देखते हैं ये ADR की तरह शरह 70% से भी ज़ायद होती है, जो कि हमारे यहाँ बमुश्किल 50 तक पहुँच पाती है। हाँ, उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको दबा दिया जाता है और उनके ऊपर इतना वज़न लोड कर दिया जाता है, और उन पे जो टैक्स और नॉन टैक्स के एक किस्म के मेयर्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, और फैसिलिटेटिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट पाकिस्तान में नहीं है। तो आई थिंक जब तक ये हुकूमत डिसाइड नहीं करती कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर एज द इंजन ऑफ ग्रोथ है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, उसके लिए डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है, उसके लिए हुकूमत का साइज़ कम करने की ज़रूरत है, उसके लिए प्राइवेटाइजेशन को बहुत तेज़ी से करने की ज़रूरत है, और प्राइवेट सेक्टर को एक्सपोर्ट्स की तरफ राग़िब करने के लिए लिबरलाइजेशन की भी ज़रूरत है कि आप प्रोटेक्शन जो है वो नहीं देंगे। तो आई थिंक बहुत बड़ा एजेंडा है जो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट लगता है कि IMF प्रोग्राम से मुतमईन है और वो उसके बियॉन्ड जो रिफॉर्म्स हैं उस तरफ नहीं जाने को तैयार।
तो सलमान साहब, ये जो जिन रिफॉर्म्स की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, ये IMF के इस प्रोग्राम में रहते हुए भी की जा सकती हैं, या ऐसा कोई प्रेशर मौजूद होता है IMF का कि उसमें रहते हुए ये रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी, बहुत मुश्किल है? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी मुल्क जब IMF के प्रोग्राम में होता है, उसके लिए अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाता है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के केस में तो ये हमेशा ही देखा गया है। देखिए, IMF आपको नहीं रोकती। IMF ने बड़ी अरसे से हुकूमत को कह रही है कि अपने अखराजात कम करें और डीरेगुलेट करें, अपनी डाउन साइजिंग करें, मर्जर्स करें, मिनिस्ट्रीज को कम करें। अगर अमेरिका जैसा मुल्क 10 मिनिस्टर से चल सकता है तो पाकिस्तान में 50 मिनिस्टर फेडरल लेवल पे और इतने ही मिनिस्टर्स प्रोविंशियल लेवल पे क्या ज़रूरत है? एक तो है कि उनके ऊपर जो खर्चा आता है वो भी आपको देना पड़ता है, दूसरा वो हर्डल बन जाते हैं डेवलपमेंट में। वो हर मिनिस्टर समझता है कि उसने अपने लिए जो भी करना है वो कर ले, सो वो रुकावट बन जाता है डेवलपमेंट के लिए, और जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो फिर पीछे रह जाता है। तो आई थिंक IMF तो पाकिस्तान को बड़ी अरसे से कह रहा है कि आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें और कम करें और हुकूमत को ज़्यादा एफिशिएंट बनाएं और प्राइवेट सेक्टर को और आज़ादी दें ताकि वो इन्वेस्ट कर सके और इकोनॉमी ग्रो कर सके। सही। तो अब ज़ाहिर है अब हुकूमत इन रिफॉर्म्स की तरफ सलमान साहब कदम उठा सकती है, चूँकि पिछला जो बजट था वो तो बहुत 3-4 महीने की तैयारी के बाद, इलेक्शन के फौरी बाद इनको अनाउंस करना पड़ा। अब इतना टाइम हो चुका है कि वो जो एक शुरू का मुश्किल और चैलेंजिंग पीरियड था वो भी गुजर चुका है। फिर वज़ीर ख़जाना साहब भी कंटिन्यूटी में अपना दूसरा बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन इन रिफॉर्म्स की कोई रिफ्लेक्शन इस बजट में आपको नज़र आ रही है? देखें, अब पिछले कम अज़ कम 3-4 फाइनेंस मिनिस्टर्स जो IMF से डील करते रहे हैं, कोई भी कामयाब नहीं हो सका ये काम करने में। मिफ्ता साहब थे, उनके बाद इसहाक डार साहब आए, फिर अब औरंगजेब साहब आए, उससे पहले शौकत तरीन साहब थे। तो स्टेबलाइजेशन तो सब कर लेते हैं क्योंकि वो अवाम पे उसका सारा बोझ गिरता है, लेकिन अगला स्टेप जो होता है कि आपने डाउन साइजिंग करनी है और ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना है और रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं उनको कम करना है और डीरेगुलेशन करनी है। ये काम जो है ये मेहनत दरकार होती है और ये करने को तैयार नहीं होती। सो आई थिंक कि पाकिस्तान ने अगर ग्रोथ की तरफ जाना है, जो कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है, तो बेसिकली आपको इस साल के बजट में जो 2,500-3 हज़ार अरब एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए थे वो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए थे, और आपको बिजनेस को रिलीफ देनी चाहिए थी और डीरेगुलेशन करनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट तकरीर में इसकी तरफ इशारा भी किया, लेकिन उन्होंने उस पर कोई अमल नहीं किया। सही। तो आई थिंक कि अब आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक। पाकिस्तान ने आगे चलना है तो आपको टैक्सों के ऊपर रिलाय करने के बजाय इन्वेस्टमेंट पे रिलाय करना चाहिए। और हमारे खित्ते में अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो जो है हमारी, तो अगर 10% है तो बांग्लादेश की 35% और इंडिया की भी कोई 25-30% के करीब है। सो हमने अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट को जबरी तौर पे रोका हुआ है और उसको हमें आज़ाद करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।